तो जय हिंद प्यारे बच्चों। कई सारे बच्चों को डाउट था सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आपको पता है आपके पास 1-2 दिन है और उसमें आप कैसे अपने सोशल साइंस की तैयारी करोगे। कहीं ना कहीं आपके मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कई तरीके का डर आपके मन में बैठा हुआ है कि पेपर कैसा होगा, कैसे लिखना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ से लॉन्ग का प्रश्न बनता है, कहाँ से शॉर्ट का प्रश्न बनता है और कहाँ से तुम्हारे बनते हैं बहुविकल्पीय। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप सही जगह आए हो। आज एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं किस चैप्टर में और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये भी मैं पहले तुम्हें बताऊंगा। अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो आप देखोगे मेरे लाल, इसमें तुम्हें मिलेंगे कई सारे चैप्टर, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना या औद्योगिकरण, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये इतने चैप्टर मिलेंगे, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिजों, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। इधर आप देखोगे तो ये 5 चैप्टर मिलेंगे तुम्हें सिविक्स में, सत्ता की साझेदारी और संघवाद, लिंग, धर्म और जाति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकार। अब आप सोच रहे होगे सर क्या ये सब पढ़ना है? जी नहीं, आपको सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है आ जाओ बता देता हूं। तो ये इतना ना पढ़ करके फोकस आप इन चैप्टर्स पर करोगे, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये दोनों पढ़ लोगे इतिहास में, एनएफ है। एडिशनल में पढ़ना चाहो तो इस चैप्टर को भी पढ़ लो, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। आगे आप देखोगे जल संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज के लिए जो 7वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसे भी देख लेना। ठीक है, इधर आप देखोगे संघवाद, सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक दल, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिविक्स में, जिसको पढ़ ही लेना। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में फिर आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। इधर आप देखोगे मुद्रा एवं साख, विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उपभोक्ता के अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इकोनॉमिक्स में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। अब मन में डाउट होगा सर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बता दिए, अब ये भी बता दीजिए कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनता है, तो उसे भी मैं बता ही देता हूं। अब आप देखोगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत में राष्ट्रवाद, पूरे आप देखोगे आपके सोशल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। पहली बात तो बता दूं 5 नंबर सीधे यहां से मैप के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे 5-6 नंबर ही आपको मिलेंगे, कम से कम 5-6 नंबर आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो इसका मतलब टोटल आप कह लो 5-6 नंबर नहीं, कम से कम 8 नंबर और मिलेंगे नॉर्मल। तो इसका कम से कम 10 से 12 से 15 नंबर का वेटेज इसका हर साल रहता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें रॉलेट एक्ट पढ़ लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लेना, खिलाफत और असहयोग आंदोलन पढ़ लेना, इसके कारण भी पढ़ लेना, सहयोग आंदोलन के ठीक है प्रभाव भी पढ़ लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, और आप देखोगे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड और विभिन्न वर्गों की क्या भागीदारी रही, इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है। अगर इतनी चीजें आपको आप पढ़ लोगे ना तो आपका वो सब कुछ तैयार हो जाएगा जहां से प्रश्न बनता है। और यकीन मानो मेरे दोस्त, जो तुम डर के बैठे हो ना, वो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को तुम बना पाओगे। समझ रहे हो ना। अगला चैप्टर आपके सामने है, वो है आप देखोगे यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ लेना, हर साल प्रश्न बनता है। आप देखोगे राष्ट्र राज्य का विचार, ये राष्ट्र राज्य का विचार भी पढ़ लेना। और 1848 की आप घटनाओं को पढ़ लेना। ठीक है, आप देखोगे जर्मनी और इटली का एकीकरण, यहां से लॉन्ग के क्वेश्चन ना हर साल पूछे जाते हैं, या लॉन्ग में पूछा जाएगा या शॉर्ट में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कह लो वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, स्किप मत करना, वरना बाद में पछताओगे, कहोगे कि सर आपने नहीं बताया था, काश आप बता देते। तो वो काश ना रह जाए, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भाई औद्योगिकरण में, इसमें देखोगे कारखाना प्रणाली क्या थी, श्रमिक का जीवन कैसे था और तकनीकी परिवर्तन के साथ इसका सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ा। तो यहां से 2 से 5 नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है, वैसे बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते नहीं है। एमसीक्यू में आपको 1 से 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी अगर आ जाएगा तो आप देखोगे 2 से 5 अंक के लिए आप रेडी हो जाओगे। क्लियर है। अगला चैप्टर आप देखोगे संसाधन एवं विकास, ज्योग्राफी में आ जाओ तो संसाधन और विकास इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या संसाधन का वर्गीकरण देख लेना, कई बार तुमसे पूछ लेता है जैव संसाधन क्या होते हैं, जैव संसाधन क्या होते हैं। और आप देखोगे संसाधन नियोजन, इसको तो पढ़ ही के जाना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि यहां से ना ऐसे कह लो हर साल क्वेश्चन आते हैं, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ तुमसे पूछ लेगा सतत विकास भी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, सतत विकास भी पूछ लेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो मृदा का वर्गीकरण यहां से मैप में भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, यहां से मैप में भी क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल प्रश्न आते हैं, याद रखना, भूलना मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे मेरे लाल, जल संसाधन में क्या है, जल संकट के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से कारण है। उसके बाद आप देखोगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इनसे क्या लाभ है क्या हानि है, और जल संरक्षण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखोगे जल संरक्षण संचयन के तरीके, जैसे राजस्थान में क्या तरीका है भाई, और नॉर्मल जगहों पे बात करेंगे तो वहां क्या तरीका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे ना, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक चैप्टर और है कृषि एग्रीकल्चर, जहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे कह लो ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पढ़ लेना इसको एग्जाम में जाने से पहले, वरना पछताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो आप देखोगे खरीफ, रबी, जायद, ठीक है, इन फसलों को पढ़ लेना कि कौन सी फसलें कहते हैं, कौन सी फसलों को बोए जाने का समय क्या है, और ये हर साल एमसीक्यू में पूछा गया है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कहां कहां होती हैं, इसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं और गन्ना को पढ़ लेना। और सिंचाई व आधुनिक कृषि, ठीक है, इसने कैसे योगदान दिया है, इसी में आप मेरे लाल पढ़ लेना हरित क्रांति, क्या पढ़ लेना, हरित क्रांति को पढ़ लेना, थोड़ा सा काम आएगा। और कृषि सुधार, यहां से ना शॉर्ट में तो हर साल प्रश्न आया है, अब इसको तुम पढ़ लेना इसको, तुम्हारे 4 नंबर यहां पक्के हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ोगे तो देखोगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसमें खनिजों के प्रकार कौन कौन से खनिज हैं, आप देखोगे जैसे धात्विक खनिज हो गया, धात्विक खनिज हो गया, ऊर्जा खनिज हो गया, सबके तुम उदाहरण पढ़ लोगे ना। अगर उदाहरण पढ़ लोगे तो कम से कम 2 तुम्हारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, कम से कम 2 एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, और बाकी तुम्हारे शॉर्ट के आंसर्स तैयार हो जाएंगे। बात समझ आई। पारंपरिक अपारंपरिक ऊर्जा में अंतर पढ़ लोगे तो लॉन्ग का एक तैयार हो जाएगा। और संरक्षण के उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतने टॉपिक्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो जरूरी यह है कि अगर हमारे पास कम समय है तो हमारे पास एक प्योर स्ट्रेटजी हो, एक अच्छा प्लान हो, जिसका एग्जीक्यूशन अच्छा हो, हमें यह पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और वैसे ही क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं। बात समझ आई। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मेरे लाल विनिर्माण उद्योग, इसको पढ़ लेना। अब विनिर्माण उद्योग में उद्योगों का कारण और वर्गीकरण ये आता है, और प्रदूषण नियंत्रण, बस इतना 2 चीजें पढ़नी है। अगर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इसमें आप देखोगे सड़क परिवहन पढ़ लेना, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पढ़ लेना। ठीक है, और आप देखोगे सबसे बड़ा मार्ग, याद रखना सबसे बड़ा मार्ग, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहां से कहां तक है, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि यहां से एमसीक्यू में प्रश्न बनेगा। और कई सारे बंदरगाह जो है, बंदरगाह को देख लेना, याद रखना। ठीक है, जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाह को देख लेना। उसके अलावा आप देखोगे एयरपोर्ट को देख लेना, किसे देख लेना, एयरपोर्ट को देख लेना, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ, यहां से तुम्हें प्रश्न मैप में मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा मेरे लाल, मैप में मिल जाएगा, देख लेना। सारे राज्यों की राजधानियां और बंदरगाह देख लेना, पूरब के बंदरगाह, पश्चिम के बंदरगाह, और आपको देख लेना हवाई पत्तन। अगर इसे देख लोगे तो कम से कम 3 नंबर तुम्हें मिलने की संभावना रहेगी मैप में। ठीक है, आगे देखेंगे राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान में संघवाद पढ़ लेना, संघवाद की विशेषताएं, शक्ति का विभाजन कैसे है। अब देखो 2 तरीके से विभाजन है, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा आप देखोगे क्षैतिज, उन दोनों को पढ़ लेना है। केंद्र राज्य संबंध और विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होता है। और आप देखोगे स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज आता है और नगर पालिका आती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला संघवाद की विशेषताएं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत स्किप करना, बाकी तुम चाहे स्किप कर ही देना। ठीक है, इसको मत स्किप करना वरना पछताना पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सत्ता की साझेदारी, इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। और आप देखोगे केस बेस इस पर प्रश्न आ जाते हैं। जाति धर्म लैंगिक मसले में सांप्रदायिकता क्या होती है, किसे कहते हैं, और जातिवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हो। और आप देखोगे महिला प्रतिनिधित्व कैसे लोकतंत्र में था और किस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा प्रश्न इससे पहले एग्जाम में पूछा भी गया है, और तुम्हारे एग्जाम में भी पूर्ण रूप से पूछे जाने की संभावना है। समझ गए ना। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे हम लोग राजनीतिक दल की। अब देखो राजनीतिक दल बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है अगर मैं बताऊं। और जरूरी इसलिए है ना क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और दिल पे हाथ रख करके वो तैयार कर लोगे, तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा। और वो है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, इनकी चुनौतियां क्या है, कार्य चुनौतियां। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। समझ में आ रहा है ना, बहुत जरूरी है। आगे आप देखोगे सुधार के उपाय, और सुधार के उपाय में आएगा तो लघु में आएगा और दीर्घ में आएगा। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे इसके अलावा तुमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न पूछता है तुमसे राजनीतिक दल, राजनीतिक दल नहीं है ये है, आप देखोगे लोकतंत्र के परिणाम, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, याद रखना लोकतंत्र के परिणाम। अब लोकतंत्र के परिणाम से तुमसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भाई लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन कैसे है। आर्थिक परिणाम क्या है, और आप देखोगे इसके साथ ही क्या है, इसका आप देखोगे लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे है। तो ऐसे प्रश्न तुमसे कई बार पूछे गए हैं, तो आपको पढ़िए लेना है कि लोकतंत्र एक वैध और उत्तरदायी शासन कैसे है। इस टॉपिक को तैयार कर लेना है क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आ रही है जी, बिल्कुल। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो सबसे पहली चीज आप तैयार कर लेना प्रतिव्यक्त्याय। अगर तुमसे लॉन्ग में ना आया, शॉर्ट में ना आया तो एमसीक्यू में मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं तुमसे मिलेगा ही मिलेगा। और तुम्हें बता दूं ज्योग्राफी के 5 नंबर हैं, जो भी मैंने बताया ज्योग्राफी में 5 नंबर के लिए सारे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तैयार कर लेना। और मैप की अलग से वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, जा करके उसको देख लो। 15-20 मिनट की वीडियो है, उस 15-20 मिनट में तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, 10 के 10 नंबर, समझे नहीं, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे वहां, ध्यान रखना। अब देखोगे प्रतिव्यक्ति आय की सीमाएं क्या हैं और गैर आर्थिक आय का लक्ष्य क्या है और विकास के संकेतक क्या हैं। तो विकास के संकेतक में तीनों चीजों को आप पढ़ोगे। जैसे इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें आपको पढ़ लेना है साक्षरता, क्या पढ़ लेना है, साक्षरता पढ़ लेना है। इसमें आपको पढ़ लेना है स्वास्थ्य, क्या पढ़ लेना है, स्वास्थ्य पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें आपको जीवन प्रत्याशा पढ़ लेनी है, क्या पढ़ लेनी है, जीवन प्रत्याशा पढ़ लेनी है, ठीक है, क्लियर है। इसी में आपको आय भी पढ़ लेना है। तो ये सारी चीजें क्या है, विकास के लक्ष्य हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात कर लें तो उसमें देखोगे प्राथमिक क्षेत्रक, भाई प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इन तीनों क्षेत्रकों की आपस में तुलना, कहने का मतलब है कहीं प्राथमिक और द्वितीय के बीच अंतर पूछ लिया जाए, द्वितीय तृतीय के बीच पूछ लिया जाए, कहीं से भी तुमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, तुम्हें प्रथम द्वितीय और तृतीय के बारे में पता होने चाहिए, साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। और यकीन मानो अगर तुम्हें एग्जाम्पल पता होंगे तो तुम एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू यहां से हर साल आता है और इस साल भी आएगा। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाऊंगा कि मैंने कहा था और एमसीक्यू आया भी था, ठीक है। तो ध्यान दोगे, यहां से एग्जाम्पल भी आपको रट लेने हैं, एग्जाम्पल आपको इसलिए याद कर लेना है क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, 100% आएगा। आगे आप देखोगे रोजगार की चुनौतियां क्या, बेरोजगारी किसे कहते हैं, और बेरोजगारी में याद रखना प्रच्छन्न बेरोजगारी को पढ़ लेना, प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ लेना, ठीक है, जरूरी है। और मनरेगा को पढ़ लेना, क्योंकि मनरेगा के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मनरेगा कब लागू हुआ, कब आया, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भाई अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें बैंक बनाम साहूकार। अब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नहीं है, क्षेत्रक तो हमने बता दिया, ठीक है। ये है मुद्रा और साख, ये जो चैप्टर है इसका क्या नाम है मेरे लाल, इसका नाम है मुद्रा और साख, याद रखना इसका नाम है मुद्रा और साख, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे बैंक बनाम साहूकार, बैंक और साहूकार दोनों में अंतर कैसे है, औपचारिक अनौपचारिक स्रोत में अंतर, और आप देखोगे ऋण जाल क्या होता है। ऐसे केस बेस कई सारे प्रश्न आने की संभावना है, तो आपको तैयार कर लेना है कि बैंक क्या है, बैंक के काम क्या है, ठीक है, औपचारिक स्रोत क्या है ऋण के, अनौपचारिक स्रोत क्या है, और डेट ट्रैप क्या है या ऋण जाल क्या है। इतनी 3 चीजें तैयार कर लेनी है, आपका आंसर बन जाएगा। जितने क्वेश्चन यहां से आएंगे हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण में पूछता है एमएनसी का अर्थ क्या है, मतलब एमएनसी कहते किसे है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। भाई वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, दो देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के प्रभाव कैसे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इन दोनों प्रभावों को देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ का कार्य और डब्ल्यूटीओ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, 1995 में। कितने सदस्य देश हैं, 164। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एमसीक्यू में। मुख्यालय कहां है, जेनेवा में। इतनी चीजें तैयार कर लेना, इसके काम भी तैयार कर लेना अलग से, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, यहां से प्रश्न ना लॉन्ग में पूछे जाने की संभावना है मेरे लाल, ठीक है। आगे आप देखोगे उपभोक्ता के अधिकार, इसमें क्या है, उपभोक्ता के शोषण के तरीके, यहां से प्रश्न तुमसे शॉर्ट में पूछता है। उपभोक्ता के अधिकार, यहां से प्रश्न तुमसे लॉन्ग में पूछता है। और जागरूकता के उपाय, इसमें तुमसे पूछेगा उपभोक्ता दिवस और उपभोक्ता कानून कब बनाया गया, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो यहां से जो प्रश्न पूछेगा उसके लिए एमसीक्यू जरूरी है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब पूरे चैप्टर में, पूरे एसएसटी में तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब कि तुम अच्छी तैयारी करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बात समझ आई, क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स मैंने बताए उन चैप्टर्स की वीडियो जाकर के देख लेनी है। कम समय है आपके पास, अच्छी स्ट्रेटजी होगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी अपनी जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उन क्लासेस में हम कहीं ना कहीं कोर पॉइंट में इन सभी चैप्टर्स को रखेंगे, इनका रिवीजन करते चलेंगे, साथ में इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक आने वाले पेपर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें और उनकी नोट्स भी मिलते रहें। समझ गए ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।